तो मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उस गुब्बारे वाले की धोती उसने खींची। आपके मुंह से अपने आप निकलेगा मजा आ गया। चलो यार, उस समय की हैंडराइटिंग दिखाता हूं आपको, आपको भी बहुत मजा आएगा। हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी एक यात्रा चालू हो रही है, इसलिए इस वाली वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज का जो मोटिवेशनल बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है वो मैं बता रहा हूं आपको। गुब्बारे वाला। एक बार की बात है, मेला आप सभी ने देखा होगा। तो मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। जब भी उसको लगता कि उसकी सेल कम हो रही है तो वो क्या करता कि गैस वाला जो गुब्बारा है एक तोड़ के उड़ा देता। आसपास में जो मेले में बच्चे होते वो देखते और उनको भी लालसा होती कि यार ये वाला गुब्बारा हमको चाहिए, और अपने मदर फादर को बोलते कि वो गुब्बारा दिला दो। इस तरीके से उस गुब्बारे वाली की जो सेल है वो बढ़ जाती। एक बच्चा वो उड़ता हुआ गुब्बारा देख रहा था, तो उसने उस गुब्बारे वाले को ढूंढा और कुछ देर बाद उस गुब्बारे वाले की धोती उसने खींची। तो गुब्बारे वाले ने नीचे ऐसे उसको देखा, तो देखा एक काला बच्चा उसकी धोती खींच रहा है। उसने पूछा, हाँ बेटा बताओ। तो बच्चे ने, ध्यान से सुना, बच्चे ने बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन पूछा। बच्चे ने पूछा कि अंकल अंकल, ये जो काले वाला गुब्बारा है उसको उड़ाएंगे तो क्या ये गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा इस वजह से नहीं उड़ता कि इसका कलर कैसा है, ये लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, इससे नहीं उड़ता। इसमें क्या भरा हुआ है इससे उड़ता है। जी हां, ये कहानी हमें ये बताती है कि आपके अंदर कितनी आग है किसी चीज को पाने की। जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आपको अकाउंट्स में टॉप करना है, और मैं आपसे पहले प्रॉमिस कर चुका हूं कि पूरे साल मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ में मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि शायद ही आपके क्लास में किसी और बच्चे को पता हो। अगर वो हमारे लेक्चर लेते हैं तो पता होगा, अदरवाइज शायद ना पता हो। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इतने बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतने डेप्थ में बताऊंगा, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा मजा आ गया, रियली। चलिए, आज की जो यात्रा है वो चालू करते हैं। बट इससे पहले कि यात्रा मैं आज की चालू करूं, आपको बता दूं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, मन में कोई सवाल है, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेश्चन जरूर पूछो। कोई सजेशन है वो भी बताओ, ताकि आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे को हेल्प कर सके हम, और मुझे समझ में आ सके कि आपको क्या चाहिए या आपकी क्या डिमांड है। और जब आप अप्रिशिएट करते हो मुझको, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जो क्लास 12th है, इसमें नॉर्मली आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी इंडिया के किसी भी बोर्ड में आपको जो आपका स्कूल है, जो आप ये जो स्टडी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड में कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने पीछे भी बताया था, ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। मैं एक आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका एक आपको एक खाका, एक सिलेबस में बता रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये जो अकाउंट्स की बुक है इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। नॉर्मली मैंने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड, इसमें जो सिलेबस होता है वो 90% सेम ही होता है। अब मैं आपको ये जो सिलेबस वाली बात है वो क्यों बता रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये विजय लाल जो है, इसको अपने दोस्त रामलाल के घर पे जाना है और पहली बार ये घर पे जा रहा है। तो गूगल मैप आप सभी जानते हैं, गूगल मैप पे वो एड्रेस टाइप करेगा और गूगल मैप उसको एक रास्ता बताएगा कि ये 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, इससे आप जा सकते हो। जब हमको ये पता होता है कि हमें कौन से रास्ते से जाना है, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, बिना भटकाव के, बिना किसी परेशानी के। तो मैं हमेशा, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से लेकर आज तक, जब भी मैं कोई क्लास चालू करता हूं, कोई बैच चालू करता हूं, तो मैं हमेशा उसके सिलेबस की चर्चा जरूर करता हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अकाउंट्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर बात करूंगा पहले मैं। तो यहां पे जो पार्ट 1 है, ये बेसिकली अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म है। अब जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्मली ये सीबीएसई बोर्ड का जो है पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड में हैं तो उसमें देख सकते हैं कि या तो यहां पे मिलेगा आपको, या 11th क्लास के 1-2 चैप्टर आपकी 12th क्लास में होंगे। जो मैंने देखा है महाराष्ट्र बोर्ड में भी मैंने देखा है कि कुछ चैप्टर जो है वो 11th वाले 12th में डाले गए हैं। तो 11th के लेक्चर्स ले सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
यहां पे जो पहला चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ है। दूसरा चैप्टर हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में। तीसरा जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन। फोर्थ जो चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फिफ्थ चैप्टर है यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इस चैप्टर से आता ही आता है। और ये जो थर्ड चैप्टर है ये एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आगे कई सारे चैप्टर, इसकी जो कैलकुलेशन यहाँ थर्ड चैप्टर में सीखेंगे हम लोग, वो आगे के कई चैप्टर में यूज होगा। हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर ऊपर नीचे भी हो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो इसकी बात करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पहले क्या था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर दोनों को ज्वाइन कर रखा था। अब मैंने क्या किया, इसको सोचा कि क्यों ना अलग अलग कर दिया जाए, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अलग पढ़ेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर अलग पढ़ेंगे। नाउ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब पार्टनरशिप फर्म बिक जाएगी, बेच देंगे, तो क्या होगा उसकी अकाउंटिंग हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये यहां पे 8 चैप्टर पढ़ने के बाद यहां पे हमारे को जो पार्ट 2 है, जो कंपनी की बुक है, यहां पे 9 नंबर चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। अब बता दूं, इशू ऑफ शेयर में बहुत सारे बच्चों को मिथ है। वैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट में आपको इतने डेप्थ में बताने वाला हूं कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। जो इशू ऑफ शेयर है, बता दूं, बच्चों के अलावा टीचर्स को भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे जो हमसे पढ़ने वाले हैं, जो मुझसे पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा कहते हैं सर इशू ऑफ शेयर से आसान चैप्टर आज तक कोई नहीं देखा। तो समझो कि इशू ऑफ शेयर रियली इतना आसान मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका एक अगला चैप्टर है, और इसी तरीके का एक अगला चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी पीछे कोविड की सिचुएशन में जब अभी सिलेबस के रिडक्शन की बात हुई तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है इसको हटा दिया गया। बट अभी देखेंगे अगर ये सिलेबस में रखा गया होगा तो पढ़ लेंगे, अगर हटा देंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये जरूर पढ़ाऊं। इसके बाद जो पार्ट 3 है वहां पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। यहां पे बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा होती है। अब आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है यहां पे हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बैलेंस शीट बनेगी वो यहां पे कई बार एग्जाम में जो इशू ऑफ शेयर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चों को मुश्किल लगता है, तो यहां पे बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, जो 9 नंबर चैप्टर और यहां पे 1 नंबर चैप्टर जो है आपस में लिंक्ड है। यहां पे 12th क्लास में ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यही एक ऐसा चैप्टर है जो यहां पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल चैप्टर है और 2 पेज का चैप्टर है। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जी हाँ, यहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात होती है। नाउ नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 2 चैप्टर हैं इसमें से जो प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 12 नंबर का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो इन्हीं 2 चैप्टर में से होता है, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये पूरा का पूरा हम लोग पूरे साल में सिलेबस करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से मैं बता दूं, आप अपने बोर्ड में मार्किंग स्कीम चेक कर लेना, बट सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्या होता है, ये जो पार्ट 1 है, जो 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर बताए, पार्टनरशिप और ये वाला जो चैप्टर हमने बताया एनपीओ का, ये एनपीओ अकेला 10 नंबर का आता है, जबकि पूरी पार्टनरशिप 30 मार्क्स की आती है। अब ये पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर हैं, 2 नंबर से लेकर ये 8 नंबर तक के चैप्टर जो है टोटल 30 मार्क्स का आता है। ये अकेला एक जो चैप्टर नंबर 1 है एनपीओ का, ये चैप्टर 10 नंबर का आता है। नाउ नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 20 मार्क्स का, जिसमें ये 3 चैप्टर आते हैं, 20 मार्क्स का ये चैप्टर है। और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो अगली बुक है हमारे पास, ये वाली, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 12 मार्क्स का आता है। इसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ के 1 से लेकर 4 तक के सारे जो चैप्टर हैं उसकी मार्किंग है यहाँ पे 12 मार्क्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला 8 नंबर का आता है, 60 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, टोटल 80 मार्क्स का। और जैसा मैंने बताया कि वाइवा होता है और एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो रिटर्न एग्जाम जो होता है 1 घंटे का होगा, जिसमें रेशियो और सीएफएस से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 12 मार्क्स का ये होता है। जो प्रोजेक्ट फाइल है ये स्पेशली आपको बोला जाएगा बनाने को, और ये बेसिकली पार्ट 3 से रिलेटेड, जो पार्ट 3 हमारी बुक है, ये वाली बुक है, इसी में से आता है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स का आपको फाइल के लिए दिया जाएगा अगर सुंदर सी फाइल बनाओगे तो, और वाइवा होगा, एक ऑरल क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली चैप्टर नंबर
4 एंड 5 ये चैप्टर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 4 एंड 5 यहां से पूछते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पूछने वाला है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से पूछे, वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पूछ सकता है आपसे, 11th के कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। तो इसलिए जितने भी बच्चे जिनके 11th के कॉन्सेप्ट लूज हैं, तो जो हम 11th की सीरीज चालू करेंगे आप उसको जरूर देखना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो सके। तो ये 20 मार्क्स का टोटल पेपर है, और जैसे मैंने बताया कि ये सब मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, मतलब 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में है। तो इसलिए भाई स्कूल में अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरीके से रखना, और 80 मार्क्स का जो पेपर है वो रिटर्न होगा आपका। इसके बाद भाई ये तो बात रही सिलेबस की, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे करनी है, वो ये कि जो रजिस्टर है भाई बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बनानी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था आपको, रजिस्टर अगर सुंदर तरीके से बनाओगे ना, रिवीजन करने में मजा आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं भाई एक रेड पेन रखो, ब्लू पेन रखो, तो एक मोटा सा रजिस्टर, एटलीस्ट मोटा सा रजिस्टर आपको बनाना है, और कोशिश करना है जो रजिस्टर है ना, कई सारे मार्केट में रजिस्टर आते हैं, लेकिन उसके एक रजिस्टर होता है जिसके साइडों में लाइन खींची होती है। तो कोशिश करना कि जो साइडों में लाइन खींची होती है उसको अवॉइड करना, अकाउंट्स में इसका यूज नहीं है, हमें पूरा पेपर जो है वो लाइन वाले चाहिए। तो मोटा सा रजिस्टर बनाना, ताकि बार बार रजिस्टर आपको बनाने की जरूरत ना पड़े, बदलने की जरूरत ना पड़े, और नॉर्मली जब हम पूरा करेंगे तो 2 से 3 रजिस्टर आपके मोटे मोटे यूज हो जाएंगे। नाउ मैंने बोला कि पेन, रेड पेन आपको यूज करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रेड पेन क्यों इस्तेमाल करना। माय डियर, जब आप नोट सुंदर से बनाओगे ना, आपको मजा आएगा। मुझे तो मजा आता ही है पढ़ाने में, आपको भी बहुत मजा आएगा जब आप रिवीजन करोगे। तो नोट्स बहुत ही सुंदर तरीके से बनाओगे, क्योंकि यही नोट्स है जो आपकी एसेट है, जो एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो सुंदर तरीके से नोट्स बनाओ। इसके अलावा अकाउंट्स के बच्चे हो आप, तो स्केल और पेंसिल यूज करो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम खराब होता है। मैं जानता हूं टाइम खराब होता है, लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। जब हम मान लो पूरा पेपर 3 घंटे का होता है, उसमें जब लाइन खींचते हो तो मैं कहता हूं कितना टाइम आपका खत्म हो जाएगा, मुझे बताओ। मतलब इतना पहाड़ जैसा आप चीजों को सोचते हो कि बहुत सारा टाइम सर चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास के बीच में मत बनवाओ, बाद में बना लेंगे, हमारा टाइम खराब होता है। मैं पूछता हूं कितना टाइम खराब होता है। अगर मैंने ये पेन, मतलब एक मान के चलो कि मैं बोलता हूं पेंसिल से लाइन खींचने को, अब ये पेंसिल है, अब मैं अगर मान लो इसको 100 बार उठाता हूं और एक बार उठाने में मेरा 1 सेकंड जाता है, तो 100 सेकंड लगते हैं सिर्फ। सोचो अब 100 सेकंड कितना होता है, आप समझ सकते हो डियर। ये 1.5 मिनट के बराबर, पौने 2 मिनट के बराबर होता है। तो मुझे बताओ कहां आपको परेशानी है यहाँ पे। मतलब 2 मिनट 3 घंटे में नहीं निकाल सकते हो इस पेन को उठाने में, स्केल से लाइन खींचने में। सब कुछ मिला लेना तो भी 5 से 7 8 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हाथों से लाइन खींचते हैं, पेन से लाइन खींचते हैं। नॉर्मली बॉल पेन इस्तेमाल करते हो और वो स्याही छोड़ता है, पूरा हाथ तो गंदा होता है, पेपर भी गंदा हो जाता है। इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा पेंसिल से लाइन खींचो, सुंदर सा। मतलब जब लाइन खींचोगे, मिटा दोगे जब एक्स्ट्रा होगा, तो रजिस्टर देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये जो आदत आपकी अभी बनी रहेगी, वही आदत आपके एग्जाम में यूज होने वाला है। मतलब एग्जाम में भी वही आदत आप फॉलो करने वाले हो। सोचो ना यार, जंग पे जाने वाला अगर सैनिक बोलेगा कि मैं तो सीधा लड़ाई के मैदान में गोली चलाऊंगा, अभी प्रैक्टिस करके क्या फायदा। आपको लगता है कि वो जंग जीत सकता है? कभी नहीं जीतेगा। इसलिए आदत अभी से। मेरा एक स्लोगन है, हमेशा बोलता हूं बच्चों को मैं, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखो, अगर अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो लॉकडाउन है, रजिस्टर कैसे बाई करें या स्केल कहां से लाए। कोई बात नहीं, अभी जो है उसमें काम चला लो, लेकिन आगे चल के जब ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये रजिस्टर जो है वो सही तरीके से मेंटेन करना है, बहुत जरूरी है। नाउ कई बच्चे, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कभी आपको अपने बच्चों का रजिस्टर दिखाऊंगा। तो अभी लॉकडाउन है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस पढ़ते हैं, पूरा एक स्टूडियो में जो बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने, जिसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं क्लास को, तो उसका रजिस्टर कभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किसी बच्चे का रख के। देखना कितना कितना सुंदर सा रजिस्टर बनाते हैं वो लोग, मजा आ जाता है। एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं और क्लियर लिखते हैं।
चलिए, अगली एक बात है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर डाउट्स का कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के लेक्चर में डाउट में कन्फ्यूजन होती है। मैंने बताया था आपको 12 साल से ज़्यादा मुझे डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो गया, 20 साल से ज़्यादा टोटल पढ़ाते हुए हो गया, जिसमें से 17 साल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 11th-12th और बीकॉम के बच्चों को पढ़ाते हुए हो गया है, और 12 साल से ज़्यादा डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो गया। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सच बोल रहे हो क्या कि 12 साल से ज़्यादा? आपकी एज तो लगती नहीं है। हाँ, एज देख के तो बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन चलो, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो 12 साल से ज़्यादा ये बात पच नहीं रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि रियली मुझे कितना टाइम हो गया ऑनलाइन पढ़ाते हुए। यहाँ पे देखो, 2009 जब मैंने क्लासरूम चालू किया था, मतलब 2008 के आसपास हमने पूरा डिजिटल सेटअप लगा लिया था, और 2008 के बाद जब डिजिटल सेटअप लगाया उस समय मैंने जो डेटा है वो सेव करना चालू नहीं किया था। 2009 से डेटा सेव करना चालू किया था। तो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इनकम टैक्स बीकॉम की क्लासेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम की क्लासेस। चलो यार, उस समय की हैंडराइटिंग दिखाता हूँ आपको, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मैं तो जब भी मैं अपनी हैंडराइटिंग देखता हूँ तो सोचता हूँ यार सच में ये मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। नॉर्मली बताऊँ तो हैंडराइटिंग मेरी इतनी गंदी नहीं रही है। यहाँ पे देखो अकाउंटिंग रेशियो का है, और बहुत गंदा तरीके से प्रेजेंटेशन में रखता था, लेकिन अभी आने वाली वीडियोस में आप देखोगे ना प्रेजेंटेशन, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको देख के बहुत मज़ा आएगा कि सर प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है आपका वो वाकई में लाजवाब है। यहाँ से डिजिटल पढ़ाना चालू किया है, जहाँ पे मैंने सेव करना चालू किया। तो आप देख सकते हो 2009-10 से मैंने डेटा सेव करना चालू किया, और 2007-8 में और 8-9 में जो डेटा है वो सेव नहीं किया, ऐसे ही पढ़ाता था, छोड़ देता था। बट बाद में लगा मुझे कि सेव कर लो यार, ये भी एक यादें रहेंगी। और 2012-13 में तो हमने पूरा प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंटेन करनी चालू कर दी। यहाँ पे एक टाइमिंग की दोबारा से चर्चा कर लूँ। 7:30 बजे हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में, और 7:30 बजे ही इकोनॉमिक्स की क्लास होगी TTS, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, अगले दिन इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे। कब तक? अभी से लेकर एग्जाम तक। बुक के बारे में कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुक कौन सी लेनी है। आपके पास आपके स्कूल वालों ने जो भी बुक लगवा रखी है आप उस बुक को यूज़ कर सकते हो। जनरली मैं TS अग्रवाल प्रेफर करता हूं, जो अपने यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाता हूं मैं। तो TS अग्रवाल, इसके कई सारे रीज़न हैं, कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि TS अग्रवाल क्यों अच्छी बुक है बाकी बुक से। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे TS अग्रवाल का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो दूसरी बुक्स में नहीं हैं। तो बुक्स आपके पास कुछ भी हो, वो बुक आप पढ़ सकते हो, बट जो हम लेक्चर करेंगे उस लेक्चर में जो बुक यूज़ करेंगे उसमें बेसिकली मैं खुद के ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो वीडियो में, हर वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक लिंक के तौर पे कि कैसे आप उसको पा सकते हो। वो नेक्स्ट क्लास के वीडियो से मैं आपको बताऊंगा। जितने भी नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, या जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वीडियो में उसके क्वेश्चंस या MCQ क्वेश्चंस हो गया, वो सब आपको डाउनलोड लिंक के तौर पे दे दिया जाएगा। बता दूंगा मैं कैसे मिलेगा वो। एक बात फिर दोबारा से बता दूं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं तो कॉन्फिडेंट हुई। बहुत सारे बच्चे पढ़ाने को लेकर मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करते हैं कि रियली सर पढ़ाने का जो तरीका है ना आपका इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि इन डेप्थ आप लेक्चर्स लेते हो, मज़ा आता है, और अकाउंट्स इतना आसान बना दिया ना आपने। तो डियर, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए चीज़ें आसान बना दूँ, और यही वजह है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हमारे लेक्चर, जो हमारे पेड लेक्चर्स हैं, उसको लेते हैं और उसके बाद स्कूल्स में जाके पढ़ाते हैं। उनको 20-20 साल, 25-25 साल हो गए पढ़ाते हुए, 30-30 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन जब हमारा लेक्चर देखते हैं तो उनको लगता है कि सर आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो रियली इतना अच्छा है कि हमें लगता है कि हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। हम टीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, टीचर्स को भी पढ़ाओ। अल्टीमेटली तो जो मेरा पर्पज़ है वो पूरा हो रहा है कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। तो चैंपियन बना दूंगा अकाउंट्स में मैं आपको। जी हाँ, सही सुना आपने, चैंपियन बना दूंगा मैं जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। बस शर्त यह है कि रेगुलर रहोगे और जो मैं कहूँगा वैसे ही आप करोगे। प्रैक्टिस के लिए एक तरीका बता दूं। जनरली क्या होगा, जो भी प्रैक्टिस हम लोग आपको क्वेश्चंस के तौर पे देंगे, उसको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा पहले आपको वो करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझा और अपनी किताब से करना चालू कर दिया। देखो डियर, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप किसी ट्यूशन को ज्वाइन करते हो, छोड़ो ट्यूशन की बात नहीं करते, आपका कोई नया नया दोस्त बना है,
दोस्त की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं। आपका एक नया नया दोस्त बना है और मान लो पहली बार आप उसके घर जाते हो और उसका जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो दूसरी बार जाने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तीसरी बार आपको जाने में थोड़ा कम परेशानी होगी, और अगर आप रेगुलर उसके घर पे आते जाते रहते हो तो रास्ता याद हो जाता है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना अब इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वाह सर मजा आ गया, अब तो हम अपनी बुक के क्वेश्चन करेंगे, और जब अपनी बुक के क्वेश्चंस करने लगते हो, एक क्वेश्चन हमने बताया नहीं और बाकी के अपने बुक के क्वेश्चन करने चालू कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, डिमोटिवेशन हाथ लगेगा। तो बेहतर है कि जो मैं पूरा चैप्टर, जब मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी बुक के क्वेश्चन उठा सकते हो, बट उससे पहले मैं रिकमेंड नहीं करता। जो भी आपके स्कूल में बुक लगवाया है उस बुक को आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारी टाइमिंग की चर्चा रही, ये कुछ बातें रही। और इसके बाद भाई मैं एक प्रॉमिस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपको और आज वाली वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। पूरी क्लास में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे। जी हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या मजा आया, क्या परेशानी रही, आपको कौन कौन सी चीज़ों को लगता है कि ये सर इसमें ऐसा होना चाहिए। अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है तो आप अप्रिशिएट करो, मुझे बताओ कि आपको मेरे अंदर ऐसा क्या लगता है जो मजा आया, ये बताओ। कोई सजेशन देना है कमेंट में बताओ। डियर, कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया है यूट्यूब ने कि आप चीज़ों को बता सको, अपनी बात रख सको। तो अपनी बात जरूर रखो। मैं और मेरी टीम सारे के सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें से जो बेस्ट टू बेस्ट है उसका रिप्लाई दिया जा सके। तो कमेंट जरूर करो। और क्योंकि ये एक स्पेशल सीरीज चालू हो रही है, तो अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है डियर कि अपनी बात कहो, ठीक है। और हम लोग स्लोगन यूज करते हैं, मज़ा आ गया, तो आपको भी रिप्लाई में बोलना है मज़ा आ गया। कमेंट करके बताओ रियली मज़ा आ गया। भाई ये उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें अभी मैंने बताई है उससे आपको पूरा एक पिक्चर जो है ना वो लग गया होगा कि सर आपने तो सब कुछ बता ही दिया। क्लास आप लोगे, नोट्स आप प्रोवाइड करोगे, क्वेश्चंस आप दोगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप दोगे, तो बचा क्या। जी हाँ, आपको ट्यूशन्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये लेक्चर्स आप पढ़ते हो तो इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं है। मैं हमेशा एक कोटेशन को दोहराता हूँ। देखिए क्या होता है, ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। सच बोलूँ मेरे लिए तो खास तौर से नहीं है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत टाइट शेड्यूल है, और इसमें ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, क्योंकि फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूंगा, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम जाता है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है। मेरा तो टाइम जाएगा, हमारी टीम का भी टाइम जाएगा। बट मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं पूरी इंडिया के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी कम से कम फीस में या फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी पढ़ाई दूं। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, जो मेरी एबिलिटी है, जिसमें मेरी मास्टरी है, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, ताकि जब आप बात करो ना कि सर अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ी, किसी से बात करो ना, तो आपके जहन में रहे कि विजयाधर सर ने पढ़ाया था। तो मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी आएगा। और जितनी मेहनत क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मेरी तो मेहनत है ही, टाइम की वैल्यू भी है, बहुत सारा टाइम जाएगा, तो टाइम और पैसा तो जाएगा मेरा। तो अगर इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो तुम मुझे क्या देने वाले हो बदले में? तो मुझे तुमसे भी उतनी ही मेहनत चाहिए। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था तुम्हें टॉप करना है अकाउंट्स में और इको में। अगर तुमने टॉप कर लिया ना अकाउंट्स और इको में, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, अपने दोस्तों को बताओ। मैं अगर आपको फ्री में एजुकेशन दे रहा हूं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दोस्तों को बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि अच्छी, जैसे ही कोई ऐसी चीज हाथ लगी ना कि यार इससे तो मुझे मजा आएगा, तो जेलस फैक्टर फील करते हैं और दूसरों को बताते नहीं है। डियर, एक बार भी आप अपने मतलब जहन में सोच के देखो कि क्या ये आप सही करोगे कि ये ऐसी चीज जो छुपा के रखोगे आप। मतलब मेरी मेहनत तो करवा रहे हो आप, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। बांटो डियर, अपने दोस्तों को बताओ, सबको बताओ। पता है पूरा एक ग्रुप बनेगा, एनवायरमेंट होगा और मजा आएगा। वो आगे बढ़ेंगे ना तो आप भी आगे बढ़ोगे। इसलिए डियर हेल्प करो उनकी भी, ठीक है। तो जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। हम सभी मिलके, आप और मैं मिलके, हमारी पूरी टीम मिलके इस सपने को पूरा करेंगे कि अकाउंट्स और इको में चैंपियन बना के छोड़ूंगा मैं आपको। समझ गए? इसलिए हार्ड वर्क करो, रिजल्ट टॉप आएगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मेहनत करो और लग जाओ। अगली क्लास में, जी हां, अगली क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अमेजिंग। तब तक तैयारी कर लो, रजिस्टर बना लो, पेन निकाल लो,
अपने स्किल्स रख लो, और बुक्स कोई भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैंने बोला कि आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो तैयारी करो और फुल्ली एक्साइटेड के साथ तैयार रहो अगली क्लास में अकाउंट्स के लिए। नीचे कमेंट में जरूर बताओ अपने सजेशन, अपनी बात, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप क्या चाहते हो। मिलूंगा अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।